नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। पूरी दुनिया के सामने खुद को शांति दूत बताने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके रक्षा मंत्री ने एक बयान दे दिया। ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया जिसने इस दावे की हवा निकाल दी। आसिफ ने इजराइल के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करते हुए उसे मानवता के लिए कैंसर तक बता दिया। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया के सामने खुद को शांति दूत बताने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया जिसने इस दावे की हवा निकाल दी। आसिफ ने इजराइल के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करते हुए उसे मानवता के लिए कैंसर तक बता दिया। इस बयान ने न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा बल्कि पाकिस्तान की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में गाजा, ईरान और लेबनान का जिक्र करते हुए इजराइल पर नरसंहार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने इजराइल को बनाया वे नरक में जलें। यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान खुद को शांति प्रक्रिया का अहम हिस्सा दिखाने में लगा था, लेकिन इस बयान ने यह साफ कर दिया कि एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उसके शीर्ष नेता भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उसकी विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ा है। इजराइल ने इस बयान पर तुरंत और कड़ा जवाब दिया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे निंदनीय और अस्वीकार्य करार दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी देश के विनाश की बात करना बेहद गंभीर मामला है, खासकर तब जब वह देश खुद को शांति का समर्थक बताता हो। इजराइल के सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। हालात ऐसे बने कि ख्वाजा आसिफ को अपनी विवादित पोस्ट हटानी पड़ी, जिससे पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर नजर आई। नेक्स्ट, इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके नेताओं के बयान उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां लोग इसे इंटरनेशनल सरेंडर बता रहे हैं। साफ है कि इस घटना ने यह दिखा दिया है कि सिर्फ मंच सजाने से कोई देश मध्यस्थ नहीं बन जाता, बल्कि उसके शब्द और व्यवहार ही उसकी असली पहचान तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल काल रात्रि के बुरे सपने के समान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहले 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू करेंगे। साथ ही राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 मिलेंगे। बंगाल में गो तस्करी रोकेंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। भारतीय जनता पार्टी 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है।
इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है। और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहर्निश प्रयास भी किया है। बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है। परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का
यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले, हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता। आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिला जब नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नीतीश कुमार ने सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा किया कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और देश की प्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। शपथ के दौरान उन्होंने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का भी संकल्प लिया। हालांकि शपथ की प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप को लेकर सदन में कुछ औपचारिक टिप्पणियां भी सामने आई जो संसदीय परंपराओं की गंभीरता को दर्शाती हैं। फिलहाल इस शपथ के साथ ही नीतीश कुमार का राज्यसभा में नया कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूँ। चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। तमिलनाडु के कल्पाकम में स्वदेशी रिएक्टर की बड़ी सफलता। भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने रचा नया इतिहास। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्रमुख ने दी बधाई। राफेल मरेनो ग्रोसई ने इसे वैश्विक मिसाल बताया। चीन की सरकारी एजेंसी ह्यूहा न्यूज एजेंसी ने भी सराहना की। भारत ने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में मजबूत एंट्री की है। रिएक्टर अब बिजली उत्पादन के लिए लगभग तैयार, कम ईंधन से ज्यादा ऊर्जा और नया ईंधन तैयार करने की क्षमता। थोरियम आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। तमिलनाडु के कल्पाकम में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। इस सफलता ने न सिर्फ दुनिया बल्कि चाइना की मीडिया ने भी खुलकर भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल मरेनो ग्रोसी ने इसे स्वच्छ और उज्जवल ऊर्जा भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया है। यह रिएक्टर भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जो देश को थोरियम आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। कुल मिलाकर यह उपलब्धि सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का भी संकेत है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। बदलते युद्ध स्वरूप में समुद्री ताकत की अहमियत तेजी से बढ़ी है। इंडियन नेवी फ्यूचर फॉर के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। 3 स्तंभ, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन अप्रोच पर फोकस, नेटवर्क आधारित और इंटीग्रेटेड फोर्स तैयार करने की योजना, लंबी दूरी की प्रिजन स्ट्राइक क्षमता पर जोर, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डिफेंस सिस्टम का समावेश, एआई, क्वांटम और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का तेजी से इस्तेमाल, लो कॉस्ट और हाई एंड सिस्टम का संतुलित मिश्रण, सैनिकों की स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर खास ध्यान। दिनेश त्रिपाठी ने भविष्य के युद्ध की रणनीति पर बड़ा बयान दिया।
बदलते दौर में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इस नए परिदृश्य में समुद्री ताकत की भूमिका बेहद अहम होती जा रही है। इंडियन नेवी अब फ्यूचर वॉर की चुनौतियों को देखते हुए खुद को पूरी तरह तैयार कर रही है। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने साफ किया है कि आने वाले युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और मानव कौशल के समन्वय से लड़े जाएंगे। नौसेना 3 अहम स्तंभ फिजिकल और ह्यूमन अप्रोच पर काम कर रही है, जिसमें एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही सैनिकों को नई चुनौतियों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे जटिल और युद्ध परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कुल मिलाकर भारत की नौसेना भविष्य के हर खतरे से निपटने के लिए तेजी से खुद को मजबूत कर रही है। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ जंग को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स के खतरे से बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि नशा न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है। सेठी ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जन जागरूकता, कड़ी कानूनी कार्रवाई और समाज की भागीदारी को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मिलकर इस मुहिम को मजबूत करें और युवाओं को सुरक्षित भविष्य प्रदान करें। जम्मू में जागरूकता की एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जहां निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा जम्मू और मुख्य शिक्षा कार्यालय के निर्देश पर 3 दिवसीय डिजिटल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तीसरे दिन सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रिहाड़ी के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने एक जागरूकता रैली निकाली। ये रैली विद्यालय के प्रिंसिपल ज्योति प्रकाश शास्त्री के मार्गदर्शन में आयोजित थी। छात्रों ने नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियम, करियर काउंसलिंग और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्ले कार्ड्स लेकर लोगों को जागरूक किया। इस रैली का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक बनाना था। सर, ये जो आज 3 दिवसीय जो हमारा डिविजनल लेवल प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, हमारे जम्मू कश्मीर के विजनरी और दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने 8 तारीख को जिस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है कि पूरे जम्मू डिवीज़न के अंदर हमें अपने समाज को और हमें अपने आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट के रूप में जगह जगह स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अवेयर करना है, उनको जागृत करना है, उनको सावधान करना है कि कहीं वो गलत रास्ते पर ना चल पड़े। जैसे कि नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ, यानी जीवन को चुने और मृत्यु को ना चुने, क्योंकि ड्रग्स व्यक्ति को कमजोर कर देता है, व्यक्ति का पतन कर देता है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहब ने जब उद्घाटन किया तो इस विषय पर भी बात की, कैरियर काउंसलिंग पर। तो बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करके उनको कैरियर के प्रति पूरा विश्वसनीय बनाया जाए कि वो जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर वो ड्रग्स को ना करेंगे, ड्रग्स को यस करेंगे तो कैरियर नहीं बनेगा। तो कैरियर काउंसलिंग भी इनके साथ की जाए, इनका कैरियर ब्राइट कैसे हो उस विषय पर बात की जाए। और तीसरी बात जो उन्होंने की है वो की है एनवायरनमेंट पर, कि हमारे जम्मू कश्मीर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो पूरे विश्व के लिए वो संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर वृक्ष लगाने हैं, वृक्षों का ख्याल रखना है और पर्यावरण को जितना शुद्ध रख सके। उन्होंने अपनी स्पीच में एक घटना भी सुनाई कि किस प्रकार वो देख रहे थे गाड़ी से और कोई व्यक्ति कैसे वो कूड़ा फेंक रहा था, वो कहानी भी उन्होंने सुनाई और ये कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और जापान के लिए उन्होंने उदाहरण दिया मुख्यमंत्री साहब ने, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों ने डस्टबिन रखना ही छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग अपने पॉकेट में, अपने बैग में, अपने पास ही कूड़ा करकट रखते हैं, जितना मर्जी वो यूज़ करें, कूड़ा करकट उनके पॉकेट में होगा और अपने घर में जाकर वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह का संदेश हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में हो ताकि हमारी जो धरती माता है, हमारी जो मातृभूमि है वो शुद्ध रहे, साफ रहे। ये पर्यावरण के लिए संदेश है। और तीसरी बात माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने कही, वो ट्रैफिक पर कही। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मतलब हेलमेट आप लोग यदि पहनते हैं तो गवर्नमेंट पर कौन सा एहसान है। कितनी अच्छी बात है मुख्यमंत्री साहब ने कही कि पुलिस को क्या दिखाते हो हेलमेट पहन के, पुलिस को किस लिए दिखाना है। हेलमेट आपका जीवन है, आपके घर वालों की जान आप में है और आपकी जान अपने आप में है, इसलिए हेलमेट पहनिए, इसलिए बेल्ट पहनिए।
पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के माध्यम से पूरे देश को, पूरे देश के माध्यम से पूरे विश्व को ये सावधान किया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल फॉलो करें और अपना जीवन बचाएं। तो इस प्रकार और कौन सा टॉपिक है विकास जी? मेंटल हेल्थ की यहाँ तक बात उन्होंने कही है, तो मानसिक शांति तभी होगी। मेंटल हेल्थ मीन पीस। पीस तभी रहेगा जब आप ड्रग्स नहीं करेंगे। ड्रग्स से पीस भंग होता है और अपने जीवन शैली शुद्ध जियोगे और अपनी भावनाओं को प्रकट करोगे, दबाओगे नहीं, अपनी इच्छाओं को दबाकर अंदर रख के मारोगे नहीं, व्यापक जीवन जियोगे, सुथरा जीवन जियोगे और सही लक्ष्य के प्रति, सही गोल के प्रति यदि चलोगे तो मानसिक टेंशन कभी होगा ही नहीं। अपने आप को पॉजिटिव रखें और सकारात्मक भाव से बिजी रखें तो मानसिक अशांति होगी ही नहीं। तो मेंटल हेल्थ भी हमारे बच्चों में रहे और नशा वो कभी ना करें, यही मुख्य संदेश है। धन्यवाद। ये तो कुछ खास और अहम खबरें फाइनल रिपोर्ट में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ, कुछ बड़ी खबरों के साथ, कुछ राज्यों, कुछ देश विदेशी खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दार्श न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। नमस्कार।